तो दोस्तों 2021 में आई MCU की एनिमेटेड टीवी सीरीज व्हाट इफ, जो कि बहुत बढ़िया थी और काफी हिट हुई थी, अब उसका दूसरा सीजन रिलीज हो गया है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। इस सीरीज में हमें मल्टीवर्स की नई नई कहानियां दिखाई गई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्हें पिछले सीजन से भी जोड़ा गया है। लेकिन ये शो हिंदी में रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई लोग इसे समझ नहीं पाए। इसीलिए आज मैं व्हाट इफ सीरीज के सेकंड सीजन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। व्हाट इफ के इस दूसरे सीजन में भी 9 एपिसोड्स है जिनकी कहानियां आपस में जुड़ी हुई है और वॉचर, जो कि मल्टीवर्स पर नजर रखने वाला एक पावरफुल बीइंग है, वो हमें यहाँ बताता है कि कैसे एक छोटी सी घटना के बदलने से काफी कुछ बदल जाता है और उससे एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है। तो अब बात करते हैं पहले एपिसोड की, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। इस यूनिवर्स में क्री एलियन रोनन थैनोस और उसकी बेटी गमोरा को मार डालता है, पर उस हादसे में गमोरा की बहन नेबुला जिंदा बच जाती है। तब जेंडार प्लेनेट की नोवा सेना नेबुला को बचाती है और उस टीम की लीडर नोवा प्राइम नेबुला को अपनी सेना में शामिल कर लेती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद रोनन जेंडार प्लेनेट के लोगों पे हमला कर देता है। इस वजह से नोवा प्राइम जेंडार के ऊपर एक पावरफुल शील्ड लगा के उसे लॉक कर देती है। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं। जेंडार अब रोनन से तो बच गया था, पर लगातार उस शील्ड में कैद रहने से उस प्लेनेट की हालत काफी खराब हो गई थी। इसी बीच एक दिन रेवेजर्स ग्रुप का लीडर योंडू मारा जाता है और जब नेबुला उस घटना की छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि योंडू के पास जेंडार की शील्ड का सोर्स कोड था, जिससे प्लेनेट की शील्ड हटाई जा सकती है। लेकिन उस सोर्स कोड को कुछ बुरे लोग हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उसे बचाने के लिए योंडू ने अपनी जान गंवा दी। इससे नेबुला को समझ में आता है कि कोई उस शील्ड को खोल के वहां हमला करना चाहता है। इसीलिए वो जेंडार के मेन सिक्योरिटी कंप्यूटर में घुस के उस सोर्स कोड को डिलीट करने का सोचती है, ताकि कोई भी उस शील्ड को खोल ना सके। फिर नेबुला उस सिक्योरिटी कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए योनरॉग नाम के एक एलियन की मदद लेती है और जब वो शील्ड का सोर्स कोड डाउनलोड करके उसे कंप्यूटर से डिलीट करती है, तब योनरॉग नेबुला की बॉडी से वो कोड निकाल लेता है। इसके बाद वहाँ नोवा प्राइम आती है, जिसे योनरॉग वो कोड दे देता है। असल में नोवा प्राइम ने अब रोनन से सौदा कर लिया था कि वो उसे अपने प्लेनेट पर हमला करने देंगी और बदले में रोनन उसे वहाँ का बॉस बना देगा। लेकिन क्योंकि अब जेंडार वो शील्ड के अंदर लॉक हो गया था और उसका सोर्स कोड निकालने के लिए एक साइबॉर्ग की जरूरत थी, इसीलिए नोवा प्राइम ने नेबुला का इस्तेमाल किया। फिर काम होने के बाद वो अपनी सेना को नेबुला को मारने बोल देती है, लेकिन नेबुला वहाँ से बच के भाग जाती है और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे मदद मांगती है ताकि वो लोग जेंडार को बचा सके। दूसरी तरफ नोवा प्राइम उस सोर्स कोड से प्लेनेट की शील्ड खोलना शुरू करती है और रोनन अपना स्पेसशिप लेकर वहां घुसने लगता है। तब नेबुला अपने दोस्तों के साथ वहां आती है और वो अपने दिमाग से वो शील्ड बंद करने लगती है। असल में नेबुला ने जब वो सोर्स कोड डाउनलोड किया था तब उसने उसमें थोड़ी फेरबदल कर दी थी, क्योंकि उसे योनरॉग और नोवा प्राइम पे शक हो गया था। फिर जैसे ही वो शील्ड बंद होती है तो उसके बीच में रोनन का स्पेसशिप दब के तबाह हो जाता है। इसके बाद नोवा प्राइम और नेबुला की लड़ाई होती है, जिसमें नोवा प्राइम मारी जाती है। अब रोनन का खतरा टल गया था, इसीलिए नेबुला जेंडार पर से वो शील्ड हटा देती है, जिससे सब लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं। दूसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में योंडू ने पीटर क्विल को किडनैप करके उसे अपने पास ही रख लिया था, वहीं इस यूनिवर्स में योंडू ने छोटे पीटर क्विल को उसके पिता ईगो को सौंप दिया। ईगो, जो कि एक सेलेस्टियल था, वो अपने बेटे की शक्ति से एक्सपांशन यानी ब्रह्मांड में अपना विस्तार करना चाहता था। इस काम के लिए वो पीटर को अपने वश में करके उसे अलग अलग ग्रहों पे भेजता है और वहाँ के लोगों को मरवा डालता है ताकि वो आसानी से अपने सीड्स को एक्टिवेट कर सके। लेकिन पीटर ये सब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो एक दिन अपने पिता से छुप के पृथ्वी पर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ का घर था। पर उसके यहाँ आते ही पृथ्वी के लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पीटर को मजबूरी में उनसे लड़ना पड़ता है। जब शील्ड एजेंट पेगी कार्टर और हॉवर्ड स्टार्क को इस बारे में पता चलता है तो वो पीटर क्विल को रोकने के लिए एक टीम बनाते हैं, जिसमें हैंक पिम यानी एंटमैन, बिल फॉस्टर यानी गोलायथ, वकांडा के राजा टचाका, विंटर सोल्जर बकी बार्न्स और क्री एलियन वेंडी लॉसन शामिल थे। फिर ये सब लोग मिलकर पीटर पे हमला करते हैं। तब थॉर भी वहाँ आ जाता है और ये लोग पीटर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर हैंक पिम की बेटी होप वहाँ जाकर पीटर से दोस्ती कर लेती है और उसे आज़ाद कर देती है।
ताकि वो अपने शहर जा सके। दूसरी तरफ ईगो अपने बेटे को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ जाता है और वो यहाँ जंग शुरू कर देता है। तब आधे हीरोज ईगो से लड़ाई करते हैं, पर वो सब हारने लगते हैं। इसी दौरान वेंडी लॉसन और हैंक पिम पीटर से मिलने जाते हैं और वो उसे मना के अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर पीटर वहां जाकर ईगो के सीड की मदद से उसे ही खत्म कर देता है, लेकिन ईगो का प्लेनेट अब भी सुरक्षित था, जिससे वो दोबारा जिंदा हो सकता था। इसीलिए सभी हीरोज उस प्लेनेट को तबाह करने निकल जाते हैं। तीसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। इस यूनिवर्स में सभी एवेंजर्स एक साथ क्रिसमस मनाने वाले थे, जिसकी तैयारी टोनी स्टार्क का सिक्योरिटी हेड हैप्पी होगन कर रहा था। और उस टाइम पर जार्विस प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए बंद था। इस मौके का फायदा उठाकर टोनी का पुराना दुश्मन जस्टिन हैमर उस बिल्डिंग में घुस जाता है और वो अपने साथियों की मदद से आयरन मैन के सभी रोबोट्स को अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद हैमर वहां पर हल्क का ब्लड सैंपल ढूंढने लगता है ताकि वो खुद हल्क जैसा बन सके, पर हैप्पी उसकी ये बात सुन लेता है और वो हल्क के ब्लड को बचाने जाता है, लेकिन वो गलती से उस ब्लड को अपनी ही बॉडी में डाल देता है, जिसकी वजह से हैप्पी खुद हल्क के जैसा एक मॉन्स्टर बन जाता है। तब जस्टिन हैमर हल्क बस्टर आर्मर पहनकर हैप्पी से लड़ना शुरू करता है और उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में हैप्पी उसे हरा देता है। पर तभी वहां सभी एवेंजर्स आ जाते हैं और वो हैप्पी को बुरा समझ के उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वो हैप्पी को छोड़ के हैमर को पकड़ते हैं और टोनी हैप्पी से ये वादा करता है कि वो उसे पहले जैसा बना देगा। इसके बाद सभी हीरोज साथ में क्रिसमस मनाते हैं। चौथा एपिसोड है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू ग्रैंड मास्टर। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में एवेंजर्स 2012 की लड़ाई जीत गए थे, वहीं इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क चित्तौरी आर्मी को हराने के बाद वापस अपनी दुनिया में लौट नहीं पाया और वो स्पेस के एक वर्म होल में गिर गया, जिससे वो सकार प्लेनेट पे पहुंच गया। यहाँ ग्रैंड मास्टर नाम का एक आदमी लोगों को पकड़कर उनसे जानलेवा रेसिंग करवाता था, इसीलिए वो टोनी को भी घर नहीं जाने देता और उसे वहाँ कैद कर लेता है। तब थैनोस की बेटी गमोरा वहां आती है और वो टोनी को मारने के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसने चित्तौरी आर्मी को हरा दिया था। लेकिन ग्रैंड मास्टर गमोरा को भी टोनी के साथ कैद कर देता है। तब टोनी उस कैद से निकल जाता है और ये फैसला करता है कि अब वो ग्रैंड मास्टर के खतरनाक खेल बंद करवाएगा ताकि सकार के लोग चैन से जी सके। इस काम के लिए वो कॉर्ग और वेलकरी से मदद मांगता है और एक नया आयरन मैन आर्मर बनाता है। फिर टोनी ग्रैंड मास्टर को एक आखिरी रेस के लिए चुनौती देता है, जिसमें जीतने पर वो सकार प्लेनेट लेने और हारने पर अपना आर्मर देने की बात करता है। फिर वो रेस चालू होती है, जिसमें गमोरा भी हिस्सा लेती है, जो कि अभी तक टोनी को मारना चाह रही थी, लेकिन टोनी उसे ये समझाता है कि उसे अपने पिता के लिए गलत काम करने की जरूरत नहीं है और वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती है। इस बात से गमोरा का मन बदल जाता है और वो रेस में टोनी का साथ देने लगती है। उस रेस में ग्रैंड मास्टर काफी चीटिंग करता है, पर अब वेलकरी, कॉर्ग और गमोरा टोनी के साथ थे, इसीलिए वो आखिर में जीत ही जाता है। इसके बावजूद भी ग्रैंड मास्टर टोनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब वेलकरी बीच में आ जाती है, जिससे ग्रैंड मास्टर मारा जाता है। वेलकरी के इस काम से खुश होकर सकार के लोग उसे अपनी रानी मान लेते हैं। फिर टोनी अपने घर पृथ्वी पर जाने लगता है, लेकिन गमोरा पहले उसे अपने साथ थैनोस के पास ले जाती है, जहाँ वो दोनों मिलकर थैनोस को मार डालते हैं और अब गमोरा और टोनी आजाद हो जाते हैं। पांचवें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। यहाँ हमें उसी पैगी कार्टर की कहानी दिखाई जाती है जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था। कैप्टन पैगी कार्टर एक सुपर सोल्जर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से निकलकर भविष्य में आ गई थी और वो अब एवेंजर्स के साथ काम कर रही थी। एक दिन जब पैगी ब्लैक विडो के साथ एक मिशन पर जाती है तो उसे वहाँ हाइड्रा स्टॉम्पर आर्मर मिलता है, जिसे पहले उसका दोस्त स्टीव रॉजर्स यूज करता था, लेकिन अब वो आर्मर और उसमें मौजूद स्टीव किसी और के काबू में था, इसीलिए वो नताशा और पैगी पर हमला कर देता है। वो दोनों किसी तरह वहाँ से बच के निकलते हैं। फिर बाद में पैगी को ये पता चलता है कि वो हाइड्रा स्टॉम्पर और स्टीव कई साल से रशिया के रेड रूम के कंट्रोल में है। तभी अचानक स्टीव उन पे दोबारा हमला कर देता है। तब पैगी उसे बेहोश करके नताशा के साथ एक खुफिया जगह लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो रेड रूम को ढूंढेंगे ताकि स्टीव का इलाज हो सके और वो उस रेड रूम यानी ब्लैक विडो प्रोग्राम को बंद कर सके। तभी स्टीव को होश आ जाता है और वो उन दोनों को रेड रूम तक ले जाने का वादा करता है। फिर वो तीनों रशिया जाते हैं, जहाँ उन पर कई सारे रोबोट्स हमला कर देते हैं और फिर रेड रूम की लीडर मेलिना कई सारी ब्लैक विडोज के साथ वहाँ आती है। असल में मेलिना ने स्टीव का इस्तेमाल करके कैप्टन कार्टर को यहाँ तक लाया था
ताकि वो उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके अपनी लड़कियों को सुपर सोल्जर बना सके। तब वो माइंड कंट्रोल स्टीव पैगी को पकड़ने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ नताशा उन ब्लैक विडोज से लड़ती है। फिर आखिर में पैगी की बातों से स्टीव को होश आ ही जाता है और तब वो उस हवा में बने हुए रेड रूम को तबाह करने निकल पड़ता है। ये देखकर नताशा मेलिना को उस हाइड्रा स्टॉम्पर से बांध देती है। फिर स्टीव वो रेड रूम को तबाह कर देता है, जिसमें मेलिना भी उसके साथ मारी जाती है। इस सब के बाद एक दिन पैगी अचानक एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां के लोग उससे मदद मांगते हैं। अगला एपिसोड है व्हाट इफ कहोरी रीशेप्ड द वर्ल्ड। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि ज्यादातर यूनिवर्स में रैग्नारॉक यानी एसगार्ड का अंत सर्टर के हाथों ही हुआ, लेकिन इस यूनिवर्स में रैग्नारॉक के दौरान ओडिन के पास टेसरेक्ट क्यूब था और जब सर्टर उन पे हमला करता है तो उससे टेसरेक्ट क्यूब टूट जाता है और उसकी सारी ऊर्जा पृथ्वी के एक गांव की नदी में चली जाती है, जिससे उस नदी के अंदर एक दूसरा डायमेंशन बन जाता है और जो कोई भी उस नदी में गिरता वो उस दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता, जहां उसे टेसरेक्ट क्यूब की शक्तियां मिल जाती। उस गांव के कई लोग उस नदी में गिरकर गायब हो गए, जिससे सबने उस नदी को शापित मान लिया। पर कुछ लोगों को ये शक हो गया था कि वो एक जादुई नदी है जिससे कोई भी अमर बन सकता है, इसीलिए बहुत साल से कई लोग उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन कुछ स्पेनिश सोल्जर उस नदी की तलाश में वो गांव पे हमला कर देते हैं। तब कहोरी नाम की एक लड़की उन लोगों से बचने के लिए अपने भाई के साथ एक गुफा में चली जाती है, जहां उन्हें वो नदी मिल जाती है। तब वो सोल्जर्स कहोरी को गोली मार देते हैं, जिससे वो नदी में गिर जाती है और उस दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है। वहां कहोरी अपने पूर्वजों से मिलती है, जो कि बिल्कुल जवान थे और उनके पास काफी सारी शक्तियां भी थी। अब कहोरी के पास भी खास ताकत आ गई थी, जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाती है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। उसके पूर्वज उसे ये समझाते हैं कि अब ये दूसरी दुनिया ही उसका घर है, लेकिन कहोरी वापस अपने गांव जाकर सबको बचाना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी शक्ति से उस आसमानी पोर्टल को जमीन पे उतार के अपने गांव चली जाती है और उन स्पेनिश सोल्जर से लड़ना चालू करती है, जिसमें उसके पूर्वज भी वहां आकर उसकी मदद करते हैं और वो लोग सबको हरा देते हैं। फिर वो लोग वहां की स्पेनिश महारानी के पास जाकर उसे शांति से जीने के लिए समझाते हैं। तभी उस जगह पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम आता है, जिसने पिछले सीजन में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए गलती से अपना ही यूनिवर्स तबाह कर दिया था। वो यहाँ कहोरी की तलाश में आया था। 7वें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। इस यूनिवर्स में जब हेला अपने पिता का विरोध करती है तो ओडिन उसे नर्क में कैद करने की बजाय उसका शक्ति मुकुट छीन लेते हैं और वो हेला को निष्कासित करके पृथ्वी पर भेज देते हैं। इसके बाद ओडिन उस मुकुट पर ये मंत्र डालते हैं कि जो कोई भी दूसरों की रक्षा और दया करेगा उसे उस ताज से हेला की शक्तियां मिल जाएंगी। फिर ओडिन उस मुकुट को भी पृथ्वी पर भेज देते हैं, जो कि हेला के साथ ही चाइना देश में पहुंच जाता है। वहां हेला टकराती है 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका लीडर था वेनवू, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था और वो अपनी रिंग्स और सेना की मदद से धरती की रक्षा कर रहा था। हेला उन लोगों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके पास शक्तियां नहीं थी और उसका ताज भी उससे उठ नहीं रहा था, इसीलिए वो हार जाती है। पर वेनवू उसे मारने की बजाय अपनी टीम में शामिल होने का एक मौका देता है, पर हेला वहां से भाग जाती है और वो एक दूसरी दुनिया की जानवर की मदद से टालो नाम के एक डायमेंशन में पहुंच जाती है, जहां के लोग पृथ्वी को दूसरी दुनिया के खतरों से बचाते थे। वहां हेला की मुलाकात जाई ही नाम की एक औरत से होती है, जो कि मार्शल आर्ट्स के जरिए कुदरत की शक्ति का इस्तेमाल करना जानती थी। हेला उसे वो मार्शल आर्ट्स सिखाने बोलती है ताकि वो उनके साथ पृथ्वी की रक्षा कर सके, पर असल में वो वेनवू से लड़के उसकी रिंग्स छीनना चाहती थी ताकि वो ओडिन को हरा के ब्रह्मांड पे राज कर सके। जाई उसे अपना तरीका सिखाती है, लेकिन वो हेला को समझा के उसके अंदर की बुराई और नफरत को भी खत्म कर देती है। इसी दौरान ओडिन को पता चलता है कि हेला को वेनवू ने पकड़ लिया है और उसके पास ऐसा हथियार है जिससे किसी देवता को भी मारा जा सकता है। इससे ओडिन को लगता है कि वो 10 रिंग्स उनके पास होना चाहिए, इसीलिए वो उसे छीनने के लिए अपनी फौज के साथ धरती पे पहुंच जाते हैं और वो वेनवू और उसकी सेना से लड़ना चालू करते हैं। उधर हेला को पता चल जाता है कि ओडिन यहाँ वो रिंग्स लेने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उन्हें रोकने चली जाती है और फिर वो वेनवू के साथ मिलकर उनसे लड़ाई करती है। यहाँ हेला अपनी नई मार्शल आर्ट स्किल्स से ओडिन को अच्छी टक्कर देती है, लेकिन वो उन्हें मारने के बदले उन्हें अपने साथ एक रक्षक बनने का मौका देती है। पर ओडिन उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन अब हेला की अच्छाई की वजह से उसे उसका मुकुट और शक्तियाँ वापस मिल जाती है, जिससे वो ओडिन को रोक देती है। तब ओडिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हेला को एसगार्ड की रानी बना देते हैं। फिर
फिर हेला, एसगार्ड और वेनवू की सेना के साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड को बुरे लोगों से आजाद करने निकल पड़ती है। 8वां एपिसोड है व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। यहाँ पर 5वें एपिसोड की कहानी आगे बढ़ाई जाती है। कैप्टन पैगी कार्टर, जो कि उस एपिसोड के अंत में एक पोर्टल में गिर गई थी, वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जो कि एक पुराना टाइम पीरियड 1602 था। वो यूनिवर्स किसी तरह अपने ही 400 साल वाले भविष्य से जुड़ गया था, जिससे वहां आसमान में दरारें बन रही थी और उसमें लोग खींचे जा रहे थे। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वहां की रानी हेला और उसके भाई थॉर ने जादूगरनी वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच से मदद मांगी थी, जिसने अपने जादू से कैप्टन कार्टर को वहां ला लिया, क्योंकि वो उस गड़बड़ को ठीक कर सकती थी। लेकिन पैगी के वहां जाने के बाद वो दरारें और बढ़ जाती है, जिसमें एक दिन रानी हेला भी गायब हो जाती है। तब थॉर वहां का नया राजा बनता है और वो कैप्टन कार्टर को इस मुसीबत का जिम्मेदार मान लेता है और उसे कैद करने का हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से पैगी वहां से भागने लगती है। इसके बाद वो छुप के वांडा की बात सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस दुनिया में कोई फोर रनर मौजूद है, मतलब गलती से कोई फ्यूचर का इंसान वहां आ गया है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स अपने ही भविष्य से जुड़ गया है और उन्हें जल्दी अलग नहीं किया गया तो ये यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। तब पैगी उस फोर रनर की तलाश शुरू करती है और वो उस दुनिया की टोनी स्टार्क से मदद मांगती है, जो कि एक ऐसी मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उस फोर रनर को ढूंढा और घर भेजा जा सके। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए बहुत पावर की जरूरत थी, जिसके लिए पैगी थॉर की जादुई छड़ी चुराने का सोचती है और इस काम के लिए वो उस दुनिया के स्टीव रॉजर्स, स्कॉट लैंग, बकी बार्न्स और हल्क की मदद लेती है। फिर ये सब लोग मिलकर थॉर के महल में जाते हैं और वहां पर सबसे लड़ाई करके उनका ध्यान भटकाते हैं। तब टोनी अपनी मशीन लेकर वहां आता है और पैगी थॉर की छड़ी से टाइम स्टोन निकालकर उस मशीन में डालती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो फोर रनर असल में स्टीव रॉजर्स है, जो कि अपनी दुनिया में थैनोस से लड़ते वक्त गलती से यहाँ आ गया था। फिर पैगी उस मशीन से स्टीव को वापस उसके यूनिवर्स में भेजती है, जिससे ये यूनिवर्स ठीक हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वहां आकर कैप्टन कार्टर से मिलता है। 9वां और आखिरी एपिसोड है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। ये एपिसोड सीजन 1 और पिछले कुछ एपिसोड से जुड़ा हुआ है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर को अपने जादुई महल लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो अभी मल्टीवर्स को बचाने का काम कर रहा है और इसके लिए वो यूनिवर्स किलर्स यानी हर ब्रह्मांड के खतरनाक बुरे लोगों को कैद कर रहा है, जिसमें से एक लड़की उसकी कैद से छूटकर भाग गई है और उसे पकड़ने के लिए स्ट्रेंज को पैगी की मदद चाहिए थी। कैप्टन कार्टर इसके लिए तैयार हो जाती है और वो बदले में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से अपने यूनिवर्स में जाने की बात करती है। फिर पैगी उस यूनिवर्स किलर लड़की को ढूंढने जाती है। तब उसके सामने कहोरी आती है, जो कि पैगी को बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उससे झूठ बोल रहा है। तभी स्ट्रेंज उन दोनों को अपने महल में ला लेता है और वो कहोरी को पकड़ने की कोशिश करता है। तब पैगी को पता चलता है कि स्ट्रेंज असल में यूनिवर्स किलर्स को नहीं बल्कि हर तरह के शक्तिशाली लोगों और प्राणियों को पकड़ रहा है, जिन्हें वो एक फोर्ज यानी जादुई मशीन में डालकर उनकी शक्ति से अपने यूनिवर्स को जिंदा करना चाहता है, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पामर के साथ रह सके। और क्योंकि कहोरी बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए स्ट्रेंज उसे अपनी फौज में डालना चाहता था। लेकिन पैगी इस बात के पक्ष में नहीं थी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज का विरोध करती है, पर वो उसकी शक्ति के आगे बहुत कमजोर थी। इसीलिए पैगी वहां मौजूद सभी कैद लोगों को आजाद कर देती है, जिससे स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और फिर पैगी कहोरी के साथ वहां से भागने लगती है। तभी उनके सामने एरिक किलमोंगर आ जाता है, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स वाला एक आर्मर था। कहोरी की मदद से पैगी वो आर्मर ले लेती है। फिर वो दोनों स्ट्रेंज सुप्रीम से जोरदार लड़ाई करते हैं और उसकी फौज को तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर स्ट्रेंज उन सभी शक्तिशाली लोगों को पोर्टल के जरिए अपनी फौज में डालने लगता है, पर कहोरी उन सबको वापस अपने अपने यूनिवर्स में भेज देती है। लेकिन जाने से पहले वो लोग पैगी और कहोरी को अपने सभी हथियार दे देते हैं, जिससे ये दोनों स्ट्रेंज पे बहुत भारी पड़ते हैं और आखिर में पैगी डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी ही फौज में गिरा देती है। और क्योंकि स्ट्रेंज सुप्रीम खुद अकेला बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए उसकी ताकत से उसका यूनिवर्स वापस आ जाता है, जिसमें क्रिस्टीन पामर तो मौजूद थी, लेकिन अब वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं था। इसके बाद वॉचर अपनी शक्ति से कहोरी को उसके यूनिवर्स में छोड़ देता है और वो पैगी को उसकी दुनिया में छोड़ने से पहले उसे मल्टीवर्स की सैर कराता है। तो दोस्तों, ये थी व्हाट इफ सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.